सबसे पहले मैं यूजीसी एमएमटीटीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने हमें धीमी मौत नामक एक कविता, जिसे पैब्लो नेरुदा के नाम से जोड़ा जाता रहा है, की विवेचना करने का अवसर प्रदान किया है। पैब्लो नेरुदा असल में एक जन कवि रहे हैं, जो दुनिया भर में अपनी कविताओं के लिए मशहूर रहे हैं। पैब्लो नेरुदा मेरे एक प्रिय कवि रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में उनकी कविताओं का 2 संकलन भी मौजूद है। पहला संकलन, जिसका अनुवाद चंद्रबली सिंह ने किया है, जो पैब्लो नेरुदा कविता संचयन के नाम से प्रकाशित हुई है, और दूसरी कविता कविता संग्रह, जो रुको वो पृथ्वी के नाम से प्रकाशित हुई है, जिसका अनुवाद प्रभाती नौटियाल ने किया है। हालांकि इन दोनों संकलन में ये वाली कविता नहीं है, चूँकि इस कविता को लेके एक विवाद रहा है। असल में इस कविता को पैब्लो नेरुदा के साथ जोड़ा जाता रहा है, लेकिन ब्राज़ील की एक कवयित्री मार्था मेदेइरोस ने ये बताया है कि असल में ये कविता उनके द्वारा लिखित है। उन्होंने पैब्लो नेरुदा फाउंडेशन को भी ये सूचित किया कि असल में ये कविता मैंने लिखी है, ये कविता पैब्लो नेरुदा की नहीं है। पैब्लो नेरुदा फाउंडेशन ने भी स्पष्ट किया है कि ये कविता पैब्लो नेरुदा की नहीं है। हालांकि आज भी यह रहस्य है कि असल में ये कविता क्यों पैब्लो नेरुदा के नाम से मशहूर हुई है। इस कविता की शैली भी पैब्लो नेरुदा की कविताओं की शैली से नहीं मिलती है, इसलिए ये अधिक सत्य प्रतीत होता है कि इस कविता की रचयिता मार्था मेदेइरोस ही हैं। अब हम आगे इस कविता की विवेचना पर आते हैं। ये कविता असल में यथास्थितिवाद के खिलाफ सवाल उठाती है। इस कविता के केंद्र में ये है कि असल में हम जो अपने वजूद को प्राथमिकता देते हैं, और अपने वजूद में अपने अंदर के वजूद जो हमारे कॉन्साइंस चेतना के साथ जुड़ी हुई है, अगर उसका विकास नहीं करते हैं तो असल में हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। और मरना केवल जिंदा रहना केवल अपने शारीरिक वजूद को बचाए रखना नहीं है, बल्कि जिंदा रहना अपने कॉन्साइंस, अपने गतिशीलता, अपने विकास को बचाए रखना है। ये कविता शुरुआत होती है जहाँ ये कहती है, जो बन जाते हैं आदत के गुलाम, चलते रहे हैं हर रोज़ उन्हीं राहों पर, बदलती नहीं जिनकी कभी रफ्तार, जो अपने कपड़ों के रंग बदलने का जोखिम नहीं उठाते और बात नहीं करते अनजान लोगों से, वे मरते हैं धीमी मौत। यहाँ इस कविता में स्पष्ट है कि यह कविता हमें अपने आदतों के गुलाम बन जाने के खिलाफ चेताती है। ये बताती है कि हमें उन्हीं रास्तों पर चलने का मतलब है कि वो हमारे अपने जीवन के बने बनाए ढर्रे से बाहर नहीं निकलने के बारे में ये कविता चेताती है। ये हमें बताती है कि लोगों के अंदर जो जड़ता है, वो कई बार उनके कपड़े पहनने की आदतों और इसके उनके रंग बदलने में भी जड़ता की शिकार होती है। और वो यहाँ तक कि वो अनजान लोगों से भी बात करने से भी डरते हैं, वो अनजान लोगों से भी बात करने से भी बचते हैं। ये कविता ऐसे लोगों को ये बताती है कि असल में ऐसे लोग शरीर के रूप में भले ही ज़िंदा रहें, लेकिन असल में ये धीमी-धीमी मौत के शिकार हो जाते हैं। असल में जब यहाँ ये कविता ये हमें बताने की कोशिश करती है कि असल में हमारी आदतें हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट का एक हिस्सा होती हैं, और वो हमें अपने विरासत में मिलती हैं। अगर उस विरासत के आगे हम नहीं बढ़ते हैं, तो ये असल में हम धीमी-धीमी मौत मरते हैं। इसलिए कि दुनिया का विकास, विज्ञान का विकास हमेशा अपनी जड़ता को तोड़ते हुआ है, हमेशा चीज़ों को नए तरीके से देखने से हुआ है, और इसी पे पूरी मानव सभ्यता का विकास टिकी है। यही बात ये कविता अपने प्रतीकों के ज़रिए बताने की कोशिश करती है कि हमें अपने आदतों का गुलाम नहीं रहना चाहिए, हमें रास्ते बदलने चाहिए, इसलिए कि हमारी आदतें हमारी विरासत और हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट से तय होती हैं। अगर अगर सोशल कंस्ट्रक्ट किसी जड़ता का शिकार रही है, तो हम भी उस जड़ता का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए हमें नए लोगों से मिलना चाहिए ताकि हम नई चीज़ें सीखें, हमें नए रास्तों पर चलना चाहिए ताकि हम रास्तों की पहचान कर सकें, सही गलत की पहचान कर सकें। आगे ये कविता कहती है, जो रहते हैं दूर आवेगों से, भाती है जिन्हें सियासी उजाले से ज़्यादा, जिनका मैं बेदखल कर देता है उन भावनाओं को जो चमक भरती है तुम्हारी आँखों में, उबासियों को मुस्कान में बदल देती है, गलतियों और दुखों से उबारती है हृदय को, वो मरते हैं धीमी मौत। यहाँ ये कविता असल में हमारे अंदर की जो भावनाएँ उठती हैं, लेकिन हम इसलिए उनको मार देते हैं चूँकि हम रास्ते बदलने के लिए तैयार नहीं हैं।
हमारी आँखों में जो चमक भरती है, जो मुस्कान भरती है, इन सारे चीज़ों के साथ आगे बढ़ने के बजाय हम अपनी आदतों के गुलाम रहते हैं। हम यथास्थितिवाद के शिकार होते हैं, हम अपने प्रेम के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। असल में हम अंततः धीमी मौत मरने लगते हैं। ये कविता फिर उसी यथास्थितिवाद में अब ये चेतना के संबंध में आती है, भावनाओं के बारे में बात करती है कि असल में पुरानी समाज, पुरानी चेतना में के बरक्स अगर कोई नई भावनाएँ आ रही हैं, तो यहाँ तक कि हम उन भावनाओं को भी मार देते हैं। हमें जो खुशियाँ प्रदान करती हैं, उन खुशियों को अपनाने के बजाय हम पुराने ढर्रे को अपनाए रखते हैं और इस तरीके से हम खुद को एक धीमी मौत के रास्ते पर ले जाते हैं। आगे ये कविता कहती है, जो उलट-पुलट नहीं देते सब कुछ, जब काम हो जाए बोझिल और उबाऊ, किसी सपने के पीछे भागने की खातिर चल नहीं पड़ते अनजान राहों पर, जो ज़िंदगी में कभी एक बार भी समझदारी भरी सलाह से बचकर भागते नहीं, वे मरते हैं धीमी मौत। यहाँ ये कविता ये बताने की कोशिश करती है कि असल में कई बार हमारी जड़ता हमारे लिए मौत का कारण बन जाती है। उसकी वजह ये है कि हमेशा समाज का विकास, मानव का विकास हमेशा आगे की तरफ होता रहा है। अगर हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो ये विकास क्रम रुक जाता है, ये विकास क्रम को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इसीलिए ये कविता बात करती है कि हमारे अंदर ये जज़्बा होना चाहिए कि अगर पुरानी जो चीज़ें हमारे विकास में रुकावट आ रही हैं, तो हमें जोखिम उठाना है, हमें उलट-पुलट देने के लिए तैयार होना है। केवल काम अगर बोझिल हो जाए, तो हमें इसलिए नहीं काम करते रहना है चूँकि काम को काम जैसे लेके हम काम करते रहें। काम का जब तक हमारे कॉन्साइंस से लगाव नहीं हो, हमारे खुद से लगाव नहीं हो, हमारी खुशियों से लगाव नहीं हो, तब हम फिर असल में धीमी-धीमी मौत मरने लगते हैं। हमें अपने सपनों के पीछे भागना है। ये कविता ये बताती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम नहीं उठाते, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर हमारे सपने किसी अनजान राह पर किसी नई राह पर चलने से पूरा होते हैं, तो तब भी हम अगर चूँकि नई राहों का जोखिम उठाने की वजह से हम अपने सपनों को भी मार देते हैं। तब असल में हम अब धीमी-धीमी मौत मरने लगते हैं और ये धीमी-धीमी मौत मरने जैसा ही है। यहाँ पास की लाइनों को उद्धृत करना शायद प्रासंगिक होगा, जब पास कहते हैं कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। वही यहाँ ये दोहराने की कोशिश करती हैं कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपनों के पीछे भागना चाहिए, नई राहों को लेना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं, तो असल में हम धीमी-धीमी मौत मरने लगते हैं। आगे ये कविता बात करती है, जो निकलते नहीं यात्राओं पर, जो पढ़ते नहीं, नहीं सुनते संगीत, ढूँढ नहीं पाते अपने भीतर की लय, वे मरते हैं धीमी मौत। यहाँ ये कविता नई यात्राओं, नए जगहों पर जाने, नए सामाजिक संदर्भों को समझने की बात करती है कि नई यात्राओं का मतलब है कि हम नए समाज को समझते हैं, नई जगहों के जीवन को समझते हैं। अगर ये हम नहीं समझते हैं या फिर नहीं पढ़ते, जिससे हम दूसरी दुनिया से परिचय होते हैं, चूँकि किताबें अक्सर हमें दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, जो हमारे समाज की बाहर की दुनिया है। हम संगीत नहीं सुनते, जो हमारी भावनाओं को जीवंत रखती है, और अपने अंदर के संगीत को भी अगर हम नहीं ढूँढ पा रहे हैं, जो हमारे अंदर संगीत है, जो हमारी चाहते हैं, उसको हम नहीं समझ पाते हैं, तो असल में हम एक धीमी-धीमी मौत मरने लगते हैं। आगे ये कविता कहती है, जो ख़त्म कर डालते हैं खुद अपने प्रेम को, थामते नहीं मदद के लिए बढ़े हाथ, जिनके दिन बीतते हैं अपनी बदकिस्मती या कभी न रुकने वाली बारिश की शिकायतों में, वे मरते हैं धीमी मौत। यह कविता यहाँ प्रेम के जोखिम उठाने के बारे में बात करती है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता रहा है कि प्रेम एक विद्रोह है। अगर ये प्रेम वही कर सकता है जो ये समाज के खिलाफ के विद्रोह को उठाने की क्षमता रखता हो, वही कविता आगे बात करती है कि जो अपने प्रेम को ख़त्म कर डालते हैं, चूँकि वो जोखिम नहीं उठाना चाहते, और कोई अगर उनकी तरफ हाथ मदद के लिए उठी हो, जो उनको इस जोखिम से बाहर निकाले, वो भी उसको नहीं थामते। असल में यहाँ प्रेम में हाथ थामने की बात कवि करता है कि प्रेम में जो थामने के लिए हाथ आते हैं, उसको हम ठुकरा देते हैं, चूँकि जोखिम नहीं उठाते। जिनको जिनकी जिनके जिनका दिन केवल अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए बीतता है, वो कभी उस बदकिस्मती
वो अपने जीवन के यथास्थितिवाद को नियति मान लेते हैं और उसको कोसते रहते हैं। जिनको बारिशों से शिकायत होती है, जिनको बारिशों से शिकायत होती है कि लगातार बारिश हो रहे हैं, असल में वो बारिश के लय को नहीं समझ पाते, वो बारिश के प्रेम को नहीं समझ पाते। यहाँ इस पूरे स्टैंजा में असल में प्रेम के लिए इन सारे रूपकों का कवि कविता में इस्तेमाल किया गया है। कभी इसीलिए कविता में कहा गया है, कभी न रुकने वाली बारिशों की शिकायत में मतलब है कि लोगों को अक्सर जो बारिश जिस पे साहित्य भरे पड़े हैं कि बारिश में प्रेम को कैसे देखा गया है, तो यहाँ यहाँ कविता में कहा गया है कि जो खुद अपने प्रेम को खत्म कर डालते हैं, असल में वो धीमी धीमी मौत मरने लगते हैं। आगे कविता में कहा गया है, जो कोई परियोजना शुरू करने से पहले ही छोड़ जाते हैं, अपरिचित विषयों के बारे में पूछते नहीं सवाल और चुप रहते हैं उन चीज़ों के बारे में पूछने पर, जिन्हें वे जानते हैं वे मरते हैं धीमी मौत। यहाँ यह इस कविता में कहा गया है कि हमें परियोजनाओं को शुरू करने से पहले नहीं छोड़ना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए परियोजनाओं को पूरी करने का। हमें अक्सर उन सवालों को पूछना चाहिए जिन विषयों से हम परिचित नहीं हैं। हम अक्सर उन हमें हर एक चीज़ों के हम जिन चीज़ों को जानते हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम तब भी इन सारे चीज़ों को जानने हुए के बाद भी चुप्पी साधे रहते हैं, तो असल में हम धीमी-धीमी मौत मरने लगते हैं। आगे ये कविता अपने अंतिम पंक्ति में अंतिम स्टैंजा में ये कहती है, किश्तों में मरते चले जाने से बचना है, तो याद रखना होगा हमेशा कि ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी नहीं है बस साँस लेते रहना, कि एक प्रज्वल धैर्य ही ले जाएगा हमें एक जाज्वल्यमान सुख की ओर। यहाँ ये कविता असल में अंतिम संदेश देती है कि किश्तों में हमें मरते नहीं रहना है, रोज़ बरोज़ मरते रहने से बचना है। तो हमें ये याद रखना होगा कि बस साँस लेने को हम ज़िंदा होना नहीं कहते हैं। हमारे अंदर के ज़मीर, हमारे अंदर की चेतना अगर ज़िंदा नहीं रहती है, तो हम असल में मर जाते हैं। अगर हम इसको ज़िंदा रखना है, तो हमें इस धीमी मौत से बचना है। इसलिए हमें सवाल करने का जोखिम उठाना है, हमें नए रास्तों पर चलने का जोखिम उठाना है, हमें नए जगहों के बारे में जोखिम उठाना है। ये कविता हमें यथास्थितिवाद से लड़ने की सलाह देती है। ये और ये बताती है कि अगर हम यथास्थितिवाद से लड़ने का जोखिम नहीं उठाते हैं, तो असल में हम धीमी-धीमी मौत का शिकार बनते जाते हैं। आप यही इस कविता का सार है और इसी के साथ मैं इस कविता की विवेचना पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू।